न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आरक्षण का जिन एक बार फिर से निकल आया। आरक्षण में सुधार के नाम पर जिस तरह आरक्षण को गैर जरूरी या फिर आर्थिक ढांचे के मुताबिक बदलने की बात कही जा रही है, माना यह जा रहा है कि आरक्षण को लेकर युवा शक्ति को एक नई दिशा में झोंका जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इसे लेकर सरकार में ही दो फाड़ नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह यूजीसी नियमों को युवाओं का गुस्सा देखने को मिला, उसके बाद माना यह जा रहा है कि आरक्षण का यह मुद्दा एक नई चुनौती सरकार के लिए बन सकता है, क्योंकि आरक्षण के इस मामले में अब तक तो सरकार के ज्यादातर नेताओं ने चुप्पी ओढ़ रखी है, लेकिन दलित नेता और मंत्री इस पर खुल करके बोल रहे हैं। यही हाल विपक्ष का भी है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस मसले को लेकर के जहां चुप है, तो वहीं अखिलेश यादव खुल करके बोल रहे हैं। चिराग पासवान, रामदास अठावले और मायावती जैसे नेता खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और आरक्षण विरोधी आंदोलन को गैर जरूरी बता भी रहे हैं। वहीं आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने वालों का तर्क यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। एससी, एसटी या फिर ओबीसी की तर्ज पर दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्तर पर नहीं। तो सरकार आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे में ला करके उन्हें इससे बाहर करे। कुल मिलाकर यह बहस सोशल मीडिया से निकल करके अब मीडिया में सुर्खियों में आ चुकी है, लेकिन इसका हल क्या है ये किसी के पास नहीं है। सवाल यही है कि क्या न्यू इंडिया में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल यह भी कि आरक्षण सुधार के नाम पर वाकई आरक्षण भी निशाने पर लिया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या आरक्षण के आंदोलन को हवा दे करके आखिर कौन अपने सियासी समीकरण साधना चाहता है। ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते खास रिपोर्ट। पुलिस की हिरासत में ये वो लोग हैं जो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ हैं या फिर उसमें बदलाव चाहते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ दिल्ली, लखनऊ, पटना और जयपुर समेत देश के कई शहरों में रह रहकर जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। जाति आधारित आरक्षण के विरोध और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सेंट्रल दिल्ली में रविवार को भी करीब 300 लोग जमा हुए और प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मदद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही कहा कि क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जाए और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनकी मांग आरक्षण में सुधार की है, ताकि व्यवस्था में जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। आरक्षण सुधार को लेकर हो रहे प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया हैंडल बनाए गए हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन के इंस्टाग्राम पर 56 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। हालांकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को उसी तरह लागू करने की बात की जा रही है जैसा कि दूसरे वर्गों के लिए है। अभी तक इस मसले पर सरकार एहतियात बरत रही है, जबकि दूसरे सियासी नेता इसे लेकर भले ही वो सरकार के सहयोगी हैं, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इस मामले में एनडीए सरकार में मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया। उन्होंने आरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हुए साफ कहा कि जब तक वो हैं, तब तक ना संविधान को खतरा है ना आरक्षण को। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, बल्कि एनडीए सरकार में मंत्री और दलित नेता रामदास अठावले तो गुस्से में हैं। वो इन प्रदर्शनकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने का इसको अधिकार नहीं है। ये सबका संवैधानिक अधिकार है और राष्ट्रीय मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं
इसके ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। बकौल अखिलेश, बीजेपी और उनके सहयोगी ही अलग अलग शब्दों के जरिए आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर दलित नेता मायावती ने भी आरक्षण में सुधार या बदलाव की इस मांग को नाजायज बताया है और इसे देश हित के खिलाफ बताया है। बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भी इसे लेकर हमला बोला। उन्होंने इसे बौद्धिक प्रपंच करार दिया है। इस मसले पर उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी को निंदनीय बताया है। वहीं नगीना सांसद ने भी साफ किया है कि आरक्षण सुधार के बहाने आरक्षण से छेड़छाड़ की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हालांकि यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण हटाओ आंदोलन में शामिल लोगों से मुलाकात के बाद ये कहकर मसले को नया मोड़ दिया है कि आंदोलन में शामिल युवाओं की मांग केंद्र तक पहुंचाई जाएगी। जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे कि धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। बहरहाल आरक्षण में सुधार या आरक्षण हटाओ जैसी मांग के बीच उबल रही सियासत में दो धड़े सोशल मीडिया पर भी बढ़ चुके हैं, जिसमें एक तरफ आरक्षण के समर्थक और दूसरी तरफ विरोधी है। वैसे भी आरक्षण की व्यवस्था दुधारी तलवार ही है, जिसमें सरकार कुछ करे तो भी फंसे, ना करे तो भी फंसे। हालांकि दबाव उसके अपनों का भी है, क्योंकि मोहन भागवत भी आरक्षण के विरोध में बात रख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और डॉक्टर एच एस रावत वैदिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी इस वक्त अवधेश जी आपका, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि ब्रजेश पाठक ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन आप ही के गठबंधन की सरकारों की ओर से वो समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। आरक्षण हटाओ एक हैंडल बनाया गया और उस पर हमने देखा 56 लाख फॉलोअर सर, और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं जो धरातल पर प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं, उनकी मांग ये है कि हम नहीं चाहते रिजर्वेशन पूरी तरह हटे, लेकिन उसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए, समय के साथ में बदलाव बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में सर मांगे गलत कहाँ हैं और इस पर बीजेपी का क्लियर स्टैंड क्या है? देखिए सुधीर जी, बीजेपी का क्लियर स्टैंड यही है कि बीजेपी का जो लक्ष्य है, मोदी सरकार का जो लक्ष्य है, वो किसी वर्ग के अधिकार का हनन करना नहीं, बल्कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उस तक विकास पहुंचाने का जो लक्ष्य भाजपा का है, वो मोदी सरकार का ही लक्ष्य है। ठीक है, मोदी सरकार देश की 147 करोड़ की जनता को पूरी तरह से सुविधा सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। रही बात देखिए आंदोलन की, तो आंदोलन तो देखिए भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात करने की आजादी है। आंदोलन करिए आप, हर आंदोलन कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के दायरे में रहना चाहिए। जैसे पहले भी आपने देखा जंतर मंतर पर किस तरह से आंदोलन हुआ, एक अभी भी आंदोलन हो रहा है जो शांतिप्रिय आंदोलन है, एक झारखंड में भी शांतिप्रिय आंदोलन हुआ, लेकिन उससे पहले जो जंतर मंतर पर हुआ था कांग्रेस जनता पार्टी, वो भी सबने देखा। सच्चाई ये है जो आज कहीं ना कहीं इन आंदोलनों के माध्यम से विपक्षी दल कहीं ना कहीं राजनीति का सहारा ले रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वो वही विपक्षी दल के नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC/ST का आरक्षण खत्म करवाया था। पूछिएगा जो राहुल यादव जी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दूसरा 370-35 जम्मू कश्मीर में किसने लगाया गया था, उससे भी कहीं ना कहीं SC/ST समाज का जो हक था वो छीना गया था।
अब यही लोग जो है बात करते हैं, लेकिन मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी देश की हर वर्ग के साथ है और इसी कारण देखिए आप 2019 में मोदी सरकार ने सवर्णों के लिए विशेषकर 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था सरकारी नौकरी में, जो बड़े शिक्षक हैं, शिक्षण संस्थान है। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा 70 साल में कि सवर्णों के लिए कुछ करें हम, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है? पूछेगा राहुल यादव जी तो बैठे हुए कांग्रेस। सर, इसका मतलब हम क्या समझे, बीजेपी क्या खुला समर्थन दे रही है, या फिर हम ये समझे कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है क्योंकि 2027 का चुनाव आपके सर पर है? देखिए सुरभि जी, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम धर्म में लड़ाने की बात नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। वो विकास देश की जनता को दिख रहा है, इसीलिए आप देखिए बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें हर वर्ग ने वोट दिया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, वहां पर हर वर्ग ने साथ दिया हमारा, ठीक है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस क्या हाल है, किस तरह से देश को भ्रमित करने सर, मैं वही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर जनता आपके साथ है तो आप किस जनता के साथ में हैं? सर, ये गोल गोल जवाब ना दीजिए, गोल गोल ना घुमाइए सर, क्योंकि मैं आपसे बस क्लियर इतना समझना चाह रही हूँ कि वाकई में क्या आप समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का, या फिर केवल क्योंकि चुनाव सर पर है तो फिर उस वोट बैंक को भी तो साधना है। एक बड़ा पैमाना है सर, ब्राह्मणों का वोट बैंक अगर आपके खाते में चला जाता है तो फिर सत्ता जायज है कि आपकी बनेगी, और इसको लेकर इसी वजह से इस वक्त पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों को नाराज ही छोड़ देंगे, या ये एक तरीका आप लोगों ने ले लिया है कि हाँ, इस तरीके को हम साध करके ब्राह्मणों का वोट बैंक अपनी तरफ खींच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुरभि जी। देखिए हम हर देशवासी के साथ हैं और देश की अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके विकास करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है सभी धर्मों को, सभी जाति पंथों को बराबर मात्रा में दी जाती है। लेकिन मैं बस एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा, 370-35 जम्मू कश्मीर में क्यों लगाई थी, क्यों SC/ST समाज का हक माना गया वहां पर? दूसरा, ANU में जो SC/ST का आरक्षण खत्म किया गया, सर कांग्रेस तो सेफ गेम खेल रही है, कांग्रेस तो सेफ गेम खेल रही है। अभी तक तो उनका स्टैंड ही पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया कि वो समर्थन कर रहे हैं या विरोध में खड़े हैं, और इसी वजह से उनको लेकर के भी अब कई सारे सवाल लोगों के मन में उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं तो आपसे पहले जानना चाह रही हूँ, आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आंदोलन का? मैंने क्या कहा सुरभि जी, हम देश के विकास के साथ और विकास के साथ हर सर ये सर इस तरीके से गोल मोल बातें मत कीजिए सर। विकास की बात समाजवादी पार्टी भी अभी कर देगी, कांग्रेस भी अभी कर देगी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, क्या बीजेपी समर्थन करती है या नहीं करती है? सर क्लियर कट हाँ या ना? मैंने क्या कहा सर? फिर वही बात सर, आप इस तरीके से घुमाइए नहीं सर। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, आप समझिए बात, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं तो समझ क्या रहा हूँ बात। जो काम कर रहे हैं हमारे, लेकिन मोहन भागवत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबका साथ में लेकर चलने का जो संकल्प है उस पर हम काम कर रहे हैं, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हम उसमें काम कर रहे हैं, और इस विकसित भारत में हर भारतीय का योगदान होगा। हर भारत को विकसित करने का काम मोदी सरकार करेगी, आप देखते रहिए। चलिए ठीक है, जिन दर्शकों को नहीं पता है उन दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि इस बीच ब्रजेश पाठक की ओर से बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया गया है मीडिया के सामने ही, और ये कहा गया है कि हमने इन तमाम आंदोलनकारियों से बैठक की है, बातचीत हुई है, और उसके बाद जो उनका प्रस्ताव रखा गया वो प्रस्ताव हम आगे केंद्र की तरफ बढ़ा रहे हैं, और इस पर विचार विमर्श बहुत जल्दी होगा। फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी अतुल यादव जी आपका, क्योंकि अखिलेश यादव तो खुल करके कह रहे हैं कि ये पीडीए के खिलाफ है, और पीडीए के खिलाफ वाली मानसिकता बीजेपी की दिखाई दे रही है, इस वजह से वो समर्थन में हामी भर रहे हैं। लेकिन सर पीडीए का फॉर्मूला तो बीते दिनों मुझे जहां तक याद है अखिलेश यादव ने खुद बदला था, उसमें तो पंडित भी थे, पंडित यानी कि ब्राह्मण। सर अगर आप यहाँ इसका विरोध कर रहे हैं तो ब्राह्मण आपसे भी कट रहे हैं फिर। सुरभि जी जवाब तो लीजिए, आप अच्छा जवाब लीजिए मेरे से जी। तो सुरभि जी, देश में सभी को आरक्षण है, अगर पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण है तो दलित समाज के लिए भी आरक्षण है, अल्पसंख्यक के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो ईडब्ल्यूएस है ये किसके लिए है? सामान्य वर्ग के लिए। तो किसी भी वर्ग को आरक्षण से अजूता रखा ही नहीं गया है, तो इस समय कोई ये नहीं कह सकता कि उसको आरक्षण प्राप्त नहीं है। सामान्य, अगर सुरभि जी आप बता दीजिए, क्या सामान्य वर्ग की जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है देश में? उनको भी तो संवैधानिक दायरे में तो रखा गया। क्या सर तो क्या सामान्य वर्ग ये भी तो कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस के तहत अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो जो SC, ST, OBC को जिस क्राइटेरिया में रखा गया, जितनी छूटें उन्हें मिलती है उतना ही छूट कम से कम अगर ईडब्ल्यूएस में भी दे दिया जाए। मैं आपको जवाब देता हूं सुरभि जी, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, कन्नौज देश की राजधानी भी रहा है और बहुत बड़ा जाना माना स्थान है कन्नौज। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर एक मंदिर में गए
तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोगों के द्वारा उस मंदिर को धोया गया। अभी हालिया में उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, तो वहां पर शुद्धिकरण, उस जहां पर वो उन्होंने मीटिंग की थी उस मैदान की शुद्धिकरण करा गया। तो देश में ये विषमताएं हैं कि पिछड़ी जातियों या दलित जातियों को अगर कहीं जाती हैं, मंदिर जाती हैं या भेदभाव होता है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक रोज टेलीविजन पे कह रही है कि मुझे मंदिर में पूजा नहीं करने दी, तो ये भेदभाव है सुरभि जी, इसको मानना पड़ेगा। इसीलिए ये आरक्षण है। अगर जातिगत आरक्षण इसीलिए है कि जातियों में भेद है, और जातियों में भेद है तो इसलिए आरक्षण की जरूरत है, और ये संवैधानिक अधिकार के दायरे में है। जब तक लोग समान रूप से सभी जातियों का सम्मान करना ना जान जाएं, तब तक ये आरक्षण रहना चाहिए। और आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी बता दे कि इस आरक्षण के समर्थन में है कि विरोध में है। क्या वाकई में हमने तो कहा कि आरक्षण तो रहेगा और हम आरक्षण के समर्थन में है, क्या भारतीय जनता पार्टी बताए, स्पष्ट करें आप। ठीक है सर, आपने दो बातों का इसमें जिक्र किया था कि बीजेपी की ओर से शुद्धिकरण करवाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे वाले मामले में यह साफ साफ स्पष्ट था, और उनकी ओर से जिन्होंने शुद्धिकरण कराया उनकी ओर से भी कहा गया कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ जो कन्नौज वाला मामला आपने बताया, उसमें बीजेपी की ओर से भी एक्शन लिया गया था उनके खिलाफ, और उन्हें पार्टी से बेदखल करने का भी फैसला सुनाया गया था। सर, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। सर सुरभि जी, क्या जाति भेदभाव नहीं था? सर, जाति भेदभाव था तो पूरी पार्टी की तरफ से थोड़ी था सर। सर, पार्टी की तरफ से थोड़ी था। आज अगर अतुल यादव कुछ कह दे रहे तो कल को क्या मैं ये कह दूं कि ये तो अखिलेश यादव के शब्द है, ये पूरी पार्टी का स्टैंड है? नहीं हो सकता है ना सर। अतुल यादव जी, गलत तरीके से कोट मत कीजिए सर। जहां आप सही होंगे मैं पूरा समर्थन आपका करूंगी, लेकिन जहां अगर आप गलत होंगे तो आपको फैक्ट चेक देना मेरा काम है सर। मैं उस दौरान कन्नौज में ही था, तो जो वहां पर जो मंदिर धोया गया, क्या ये सही था? इसको बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। मैं तो इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने भी तो एक्शन लिया ना सर। सर, बीजेपी ने एक्शन लिया ना उसके बाद। सर, आप ये तो देखिए, आप दो अलग अलग मामलों को सर अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों का परिप्रेक्ष्य तो पहले समझ लीजिए। सुनिएगा, चलिए मैं इस बात को मैंने बोल दिया। रही बात, दूसरी चीज और बताता हूं आपको, 69,000 भर्ती जो शिक्षकों की भर्ती, क्या उसमें आरक्षण का अनुपालन क्या उत्तर प्रदेश में? क्या वो विभेद नहीं है? क्या वो विभेद नहीं है? 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो उसमें जो है सारा का, उसमें मात्र 3%। अरे अतुल जी, मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ और यही तो कह रही हूँ, तो फिर खोल करके क्या दीजिए ना कि पीडीए का फॉर्मूला आप अपने समय और सिचुएशन के अनुसार बदलते रहते हैं। पहले तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक थे, उसके बाद अचानक से पंडित हो गए, पीडीए का फॉर्मूला में पंडित भी आ गए। लेकिन आज जब आरक्षण की बात आई तो अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तो वो मानसिकता वाले लोग हैं जो कि सीधे सीधे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जबकि बात तो आरक्षण के विरोध की हो ही नहीं रही है। ये कहा जा रहा है कि रिफॉर्म होना चाहिए। गलत क्या मांग की जा रही है सर? सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं है क्या सुरभि जी? सामान्य वर्ग के आरक्षण नहीं है सर, इक्वल तो फिर भी नहीं है ना सर। सर, ईडब्ल्यूएस को लेकर भी कई बार संघर्ष करता हुआ हमने युवाओं को देखा है सड़कों पर। सुनने सर, आप ये नहीं कहिए। सुरभि सुनिएगा, देखिए, क्या जब ईडब्ल्यूएस लाया गया था, क्या किसी पिछड़े वर्ग की जाति के द्वारा या किसी दलित जाति के द्वारा, क्या किसी अल्पसंख्यक के द्वारा विरोध किया गया था? नहीं किया गया था। तो सामान्य वर्ग को भी हमारा सामान्य वर्ग को भी समझना चाहिए कि जाति विभेद है और हमें इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। सर, विरोध कोई नहीं कर रहा है, ये भ्रम फैलाने का काम आप लोग कर रहे हैं सर। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, सर रिफॉर्म की बात कही जा रही है, सर रिफॉर्म की बात कही जा रही है। एक बड़ा वोट बैंक आपसे कट ना जाए, इस वजह से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखना नहीं चाहती, फूटी आंखों नहीं देखना चाहती है, केवल वोट लेना चाहती है। उन्होंने केशव मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पिछड़ी जात से होने के नाते उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिताया था वो 2017 में। तो मुख्यमंत्री से क्योंकि पिछड़ी जात से आते हैं। पार्टी किसी एक व्यक्ति से चलती है क्या? पार्टी किसी एक व्यक्ति से चलती है क्या? अरे अब आप डिबेट जब आरक्षण में करा तो मैं आरक्षण वाली बात रख रहा हूँ ना, आप सुनिएगा, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं राहुल जी का रुख करना चाहूंगी। जाति विभेद है। ठीक है अतुल जी, आपको बहुत समय दिया। अब मैं राहुल जी का रुख करना चाहूंगी, फिर हमारे साथ वैदिक स्कॉलर भी जुड़े हुए एचएस रावत जी, उनके पास भी मैं जाऊंगी। राहुल जी, इस वक्त कांग्रेस का स्टैंड पूरा देश सुनना चाह रहा है सर, क्योंकि जब आप लोग न्याय की बात करते हैं, आप महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, छात्रों के मान सम्मान के हक की बात करते हैं, तो सर इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी हर किसी को खटक रही है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की कोई चुप्पी नहीं है। देखिए, आरक्षण हटाओ का कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव ने आरक्षण की जरूरत पैदा की, क्या वो खत्म हो गया है?
अगर खत्म हो गया है तो सरकार उसके आंकड़े दिखाए, अगर नहीं हुआ है तो आरक्षण हटाने की इनको जल्दबाजी क्यों है? गरीबी की कोई जाति नहीं होती है साहब, लेकिन जातिगत भेदभाव की जाति होती है। आर्थिक मदद गरीबी कम कर सकती है, लेकिन वो अपने आप जो है सामाजिक भेदभाव और उसके प्रतिनिधित्व की कमी खत्म नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद जो है 15(4), 15(5) और 16(4) क्या कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन और उसके पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और संवैधानिक आधारशिला है। और केंद्र सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी 2024 को ग्रुप ए की जो भर्तियों में एससी का प्रतिनिधित्व जो है 14.20% और एसटी का 6.54% और ओबीसी का 19.14% था। तो बीजेपी आरएसएस जो है, ये इनसे भी मेरा सवाल है, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर सामाजिक असमानता खत्म हो चुकी है तो प्रतिनिधित्व में ये अंतर क्यों है? 21 सितंबर 2015 को आरएसएस के मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी। 20 जनवरी 2017 को जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के तत्कालीन जो है प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद ने वर्तमान आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कही थी। और फिर इसकी पुनरावृत्ति करते हुए 19 अगस्त 2019 को मोहन भागवत ने आरक्षण के मुद्दे पर संवाद की बात की थी। और हाल में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उत्तराखंड में जो रैली हुई थी, उसके तत्काल बाद एक तिवारी नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसके आरएसएस से लिंक सामने आ रहे हैं, आरएसएस में वो पदाधिकारी है, उसके द्वारा उसके प्रतिनिधित्व के उसके नेतृत्व में जो है उनके मंच का शुद्धिकरण किया गया। ये आरएसएस और भाजपा की जो है इसे स्पष्ट होता है कि आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी मानसिकता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले अगर अगर ये कहते हैं कि आरक्षण हटाओ, तो हम कहते हैं कि साहब पहले जातिगत भेदभाव हटाओ। एक गरीब व्यक्ति आर्थिक परेशानी झेलता है, लेकिन सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति आर्थिक परेशानी के साथ भेदभाव और अवसरों की असमानता भी झेलता है साहब। और इसीलिए राहुल जी, क्योंकि आप और अतुल जी बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से आपको ये बताना चाहूंगी कि सर इस तरीके की सिचुएशन ना बनाए, इस प्रकार का कोई भ्रम ना फैलाए। सर आरक्षण हटाओ इसे नाम जरूर दिया गया, लेकिन जब आंदोलनकारियों से बातचीत की गई तो उनका ये कहना है हम पूरी तरह से हटाने को नहीं कह रहे, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। यहाँ आर्थिक तौर पर बदलाव की बात कही गई है कि अगर कोई वाकई में पिछड़ा हुआ है व्यक्ति तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, अगर आर्थिक तौर पर वो बेहद कमजोर है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर को प्रॉपरली लागू किया जाए, जो कि लागू हो नहीं पा रहा है। इन रिफॉर्म्स की अगर बात कही जा रही तो इसमें सर गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी भी इस आंदोलन में भी कर रहे हैं कि हम मेरिट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि भारत में जातिगत भेदभाव खत्म हो चुका है? और अगर हो चुका है तो उसका प्रमाण दीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो आरक्षण खत्म करने का तर्क क्या है? समाप्त नहीं हुआ है तो सर ये भी तो गलत है ना कि अगर किसी एक परिवार को आरक्षण मिला है तो फिर वो मिलता ही चला आया है पीढ़ी दर पीढ़ी। आज अगर वो अपने आर्थिक तौर पर भी वो सुधर चुका है, समाज में उसकी एक समानता वाली जगह बन चुकी है, इसके बावजूद उसे आरक्षण क्यों मिल रहा है सर? जो वाकई गरीब तबका है उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है सर? सवाल तो आरक्षण से अगर वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि सब उसके साथ सामाजिक समानता का बर्ताव किया जा रहा है। उसके साथ आज भी सामाजिक असमानता और उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अभी जो लोग ये कह रहे थे कि सब आरक्षण में मेरिट खत्म, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण में मेरिट खत्म होती है, मेरा ये सवाल है कि मेरिट बनती कहां है? एक बच्चे के पास महंगा स्कूल है, उसके पास महंगा एक कोचिंग है, इंटरनेट है, संसाधन है, और दूसरे के पास कमजोर स्कूल है और सीमित उसके पास संसाधन और अवसर है। फिर दोनों की एक ही शुरुआती लाइन पर खड़ा करके ये कहना कि आप सिर्फ मेरिट देखो, ये कोई समानता नहीं है। समान प्रतियोगिता से पहले समान अवसर चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो छोटे स्कूल में पढ़ रहा है उसके चलिए हो गया, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा, अब रुक जाइए। अवधेश जी, शायद नेटवर्क की समस्या है आपके साथ में, जिस वजह से आपकी आवाज ठीक तरीके से यहाँ पहुंच नहीं पा रही है।
ठीक है राहुल जी, जल्दी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं एच.एस. रावत जी का रुख करूंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समान प्रतियोगिता में पहले समान अवसर होने चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक आधार स्वीकार है, तो सामाजिक पिछड़ेपन के लिए भी सामाजिक आधार स्वीकार्य क्यों नहीं है? अगर देखिए सरकार जो है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि जातिगत जनगणना से सरकार डर क्यों रही है? भाजपा आरएसएस बताएं, भाजपा को भी स्पष्ट करना चाहिए, आप प्रवक्ता बैठे हैं, और आरएसएस को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर इनकी दोनों की स्थिति जो है संदिग्ध है। अगर जाति महत्वपूर्ण है तो जाति का पूरा डेटा सामने आने में इनको डर किस बात का है? और कौन कितनी आबादी है, किसका कितना प्रतिनिधित्व है, कौन कितना पीछे है, कौन कितना आगे है, पहले सरकार इसका पूरा डेटा सामने लेकर आए, फिर तय कीजिए कि किसे कितनी जरूरत है। बिना आंकड़ों के आरक्षण खत्म करो के नारे को हवा देना, मैं इसको ठीक नहीं मानता। भाजपा जो है इतिहास का जवाब दे। 2015 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा और ये विचार रखने की बात की थी, तो इसे और कितने समय तक इसका लाभ मिले, ये सारी चीजों को लेकर स्पष्ट करना चाहिए इनको। इनके मनमोहन वैद्य जो है आरएसएस के जो तत्कालीन प्रमुख रहे हैं, उसकी टिप्पणी को लेकर भी स्पष्ट करना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को। आरक्षण की समीक्षा की बार बार ये बात क्यों उठाते हैं भाजपा और आरएसएस? आज बीजेपी कहती है कि सब आरक्षण खत्म नहीं होगा, बहुत सारे नेता इनका कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन आरएसएस की तरफ से उसको तो हवा दी जाती है बार बार समय समय पर। तो कैमरे पर साफ कहिए कि एससी एसटी और ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण को कमजोर या समाप्त नहीं किया जाएगा, कहना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को। इनकी सरकार इनकी जवाबदेही है, लोगों को इनको आश्वस्त करना चाहिए। ठीक है राहुल जी, मैं अब आपके पास लौटूंगी। एच.एस. रावत जी, वैदिक स्कॉलर होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सर वैदिक काल के समय में भी हमने अक्सर यही सुना है कि जन्म से कभी भी किसी को इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था, उसकी योग्यता के आधार पर उसे किसी भी प्रकार से एक ओहदा दिया जाता था, वो अधिकार उसे प्राप्त होता था। लेकिन आज के वक्त में जब हम इस रिजर्वेशन की ओर देखते हैं तो इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है आपके नजरिए से? सुरभि जी, ये जो आरक्षण है ना, इस भारत देश के लिए दीमक है, ये सच है। आप देखेंगे कि विदेशों के अंदर जो बच्चे, अरे भाई विदेशों के अंदर सामाजिक भेदभाव नहीं है, राहुल जी, सामाजिक भेदभाव नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं? अब आपको शांति से सामाजिक सुनना पड़ेगा सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाल में अखिलेश यादव जी के मंदिर में जाने से मंदिर खुलवाए जा रहे हैं, और यहाँ बैठकर आप बकवास करेंगे? आप लोगों ने क्या किया? यही आरएसएस के छुपे हुए लोग हैं। भाजपा के लोगों को इनसे कोई आपत्ति नहीं होती, इनके बयानों से कोई खारिज नहीं करता इनके बयानों को। सर क्या बात राहुल जी, ये गलत तरीका है सर, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सर दूसरों को बोलने का मौका देना होगा आपको। सर आप लोगों ने सवर्ण बच्चों का गला काटा है, सारे विदेश में चले गए, इंजीनियर आईआईटी करके बाहर चले जाते हैं, क्यों? उनको यहाँ जॉब नहीं मिलने दी आप लोगों ने। 60 साल तक क्या करते रहे आप लोग? इनकी वोट लेते रहे, इनको सस्ता अनाज देते रहे, और साथ में इनको आरक्षण का एक लॉलीपॉप देते रहे और चुसाते रहे इनको कि आप चूसो बेटे और हमें वोट देते रहो। आपने मुसलमान और दलितों के साथ जो अत्याचार किया है, आज वो निखर करके आ रहा है। देश पीछे कर दिया आप लोगों ने। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ था, आज चाइना कहां पहुंच चुका है, और हम उसे पहले आजाद हुए थे। आपने आरक्षण करके जो यहाँ पर जो इंजीनियर थे टॉप के, सारे डॉक्टर टॉप के, सारे विदेशों में भगा दिए आपने। कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कोई कनाडा में चला गया। आज वो इस देश के अंदर होते तो आज इस देश का रेवेन्यू कहां से कहां होता। आज इसकी मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहूंगा कि इनकी जो है टिप्पणी आनी चाहिए, इनके बयान पर इनकी टिप्पणी आनी चाहिए। इनकी सरकार है, बच्चों का गला काटा है। 95% यही आरएसएस के लोग बैठा देते हैं, यही आरएसएस के लोग, ये आरएसएस की मानसिकता है। वाला बच्चा आईएएस बन जाता है। आपने सोचा उनके बारे में? 90% वाला बच्चा आईएएस नहीं बन पाता, 50% वाला बनता है। 50% वाला इस देश को क्या उठा देगा? 50% वाला डॉक्टर क्या ठीक कर देगा? आप करा लो उनसे इलाज जाकर। आप लोगों ने जो नाश किया इस देश को, आपको युवा माफ करने वाला नहीं है। आपने इस आरक्षण को लागू करके इस देश के युवाओं का गला काटा है। यहाँ से जो होनहार बच्चे उनकी प्रतिभा को खत्म किया आप लोगों ने। आप उनकी प्रतिभा को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, आप आरक्षण से उसकी टांग खींच दोगे? आप आरक्षण दीजिए, गरीबी के आधार पे दीजिए,
आर्थिक दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको फ्री मंदिर फीस दिलवा रहे दीजिए, हो, उनको किताब 2025, दीजिए, 26, उनको 24 ड्रेस में माननीय दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको का मंदिर मकान दिलवाएगा, दीजिए। 2026 मैं में उनके बालिका विरोध में एवं नहीं खड़गे जी का हूँ। मंदिर मैं चाहता हूँ कि दिलवा उनको दिया गया। मजबूती ये के क्या साथ है? ऊपर जाति उठाओ। विभेद नहीं है अच्छे क्या? स्कूल की बात उत्तराखंड करी थी में? आपने, अच्छा स्कूल दो उनको, प्राइवेट स्कूल दीजिए उनको, उनकी फीस माफ करिए और उनको कंपटीशन में लेकर के आइए। ये क्या मतलब है? वोट बैंक के लिए आपने 60 साल तक उनका इस्तेमाल कर लिया और गर्दन काट दी तुमने सवर्ण के बच्चों की। ये तरीका होता है आप लोगों ने? आज पूरे अमेरिका के अंदर सारे डॉक्टर 60% हिंदुस्तान का काम कर रहा है, इंजीनियर इसरो के अंदर काम कर रहे हैं। उनको वापस बुला के देखो हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ पहुंचेगी और हम चाइना से ज्यादा आगे पहुंचेंगे। वोटों के लिए बात करते हो हमेशा, वोटों की राजनीति करते हो हमेशा, कि बस आरक्षण देते रहो इनको, घुसाते रहिए आप लोग। आप लोगों ने जो विनाश किया है ना इन बच्चों का, ये माफ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान को आगे अगले 25-30 सालों के अंदर आप नर्क बना दोगे। 2 आरक्षण आप 50% वालों से आईएएस बनाओ। एच.एस. रावत जी, ठीक है, आप अपनी तरफ से जो बातें रख रहे हैं। रावत जी हिम्मत हो तो बोलो, कल से खत्म करा के रहेंगे। हम तो कहते आरक्षण बोले। अरे भाई रावत जी, आप आरएसएस से जुड़े हुए हो, तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है भाई, चलिए आपकी सरकार है। अरे भाई भाजपा के वोटर हो आप भाजपा से जुड़े हुए हो, आपकी पार्टी से कहिए, आपके प्रवक्ता बैठे हैं रावत जी, आपके प्रवक्ता बैठे हैं आपकी पार्टी के, आपकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे स्पष्टीकरण लीजिए इसको लेकर। वो आईएएस नहीं बन पाती है और 52% वाली लड़की उसके साथ आईएएस बन जाती है, तो बच्चा डिप्रेशन में। चलिए भाजपा के प्रवक्ता इनका जवाब देंगे, चलिए भाजपा के प्रवक्ता इनका जवाब देंगे, भाजपा के प्रवक्ता इनका जवाब देंगे। आप लोगों ने इस बेड़ा गर्क कर दिया भारत देश का। सुरभि जी, भाजपा के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। बात करने के लिए बैठे हो दोनों प्रवक्ता। रावत जी के वक्तव्य का जवाब भाजपा के प्रवक्ता देंगे। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे पहले तो ये समझना चाहूंगी सर कि मॉडरेटर आप हैं या मैं हूं इस डिबेट की? मजबूती को दो, ये क्या तरीका हो गया? आप उनको नहीं बिल्कुल आप ही है। तो सर मुझे डिसीजन ले लेने दीजिए कि किसके पास किस सवाल के लिए मुझे जाना चाहिए। ठीक है एच.एस. रावत जी, बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा गंभीर सवाल है, मैं लौटूंगी अब आपके पास। लेकिन एक सवाल अवधेश जी इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आप लोग जब ये कहते हैं कि ठीक है अगर सुधार की कोई बात कर रहे हैं तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही सवाल यही पूछा था कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय है तो ये लोक लुभावन तरीके से उस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनका समर्थन दे रहे हैं या वाकई में कोई इंप्लीमेंटेशन होने वाला है? दूसरी तरफ सर जब आप लोग इस ओर ध्यान देने की बात कहते हैं तो सर एक सवाल ये भी जहन में आता है कि वाकई अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना था या वाकई युवाओं को मौका देना था, युवाओं को बढ़ने के लिए वो दायरे रखने थे, तो सर सरकारी स्कूल इतने बंद क्यों होते चले जा रहे? मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई नेता अपने बच्चों को भारत के इन्हीं स्कूलों इन्हीं कॉलेजों में पढ़ा रहा है। क्यों सर? रिजर्वेशन वहां भी तो लागू हो जाता है। मैंने देखिए सुरभि जी, एक बात मैं बता दूं, जिस तरह से यहाँ पे एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म करने की मांग की जा रही है या आरक्षण के खत्म करने के समय उसमें खत्म करने में भाजपा लगी, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण के विरोध में कोई नहीं है। भारतीय संविधान की एक व्यवस्था है, इसको कोई भी किसी तरह की आहत करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। केवल बदलाव की जो मांग की जा रही है कहीं ना कहीं आंदोलन के माध्यम से, वो एक लोकतांत्रिक उनका हक है भाई। कोई भी, मैंने शुरू में ही बताया था। अब लेकिन ये क्या कर रहे हैं विपक्षी दल के नेता? केवल कांग्रेस या सपा हो, केवल। अरे भाई आरक्षण खत्म करने की जो मांग कर रहे हैं आप उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? बताइए, आप उनका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? राहुल जी, मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ सर, आप एज एन गेस्ट इनवाइटेड है सर, मैं आपको मौका दूंगी, उस वक्त आप अपनी बात रख लीजिएगा। लेकिन मॉडरेटर का काम मुझे बखूबी पता है सर, आप ऐसे मेरे काम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल पूछूंगा और इससे आप मुझे रोक नहीं सकती, इससे वंचित नहीं कर सकती। बिल्कुल पूछूंगा मैं सवाल। इस तरीके से तो भ्रम आप लोग फैला रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल रिफॉर्म की बात कही जा रही है, इसमें बदलाव की बात कही जा रही है, रिजर्वेशन को हटाने की बात तो कहीं नहीं गई है सर। किसी आंदोलनकारी ने ये नहीं कहा है कि पूरी तरह रिजर्वेशन हटा दिया जाना चाहिए सर। आरएसएस के शीर्षस्थ नेताओं ने कही है, उनके बयान जाकर देख लीजिए, आप रिसर्च करिए। हाल फिलहाल में जो आंदोलन हुआ है, जो आंदोलनकारी है, मैं उनकी बात कर रही हूं। इसी आंदोलन के, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रही, मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रही। कोई बात नहीं, मैं जो है ये इसी आंदोलन से संबंधित पूछ रहा हूं कि क्या भाजपा इस आंदोलन का समर्थन करती है या विरोध करती है? बताइए, इसी आंदोलन से संबंधित स्पष्ट हो जाएगा। तो सर वो तो ऑलरेडी क्लियर है, ब्रजेश पाठक तो कह चुके हैं कि हमारा एक दल ऑलरेडी बातचीत कर चुका है, आगे हम समर्थन के लिए भेज रहे हैं।
भाजपा के प्रवक्ता से अगर ये बात सुन लेंगे तो आपको तकलीफ होगी क्या? पूछ लीजिए इनसे, स्पष्टीकरण दे देंगे। तो मैं बता दूं आपको, इसमें राहुल यादव जी की गलती नहीं है। राहुल यादव जी जिस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी, वो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। 1885 में उसका गठन किया गया जब उसके 22 राज्य होता नॉट डिफरेंट। अरे भाई, हमारी तो पार्टी नहीं है, आप तो सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में है ही नहीं। अब बताइए, आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या विरोध? लोगों का हक तो मतलब स्पेशली जो SC/ST जो हमारे देश में है, उनका हक मानने का। इस आंदोलन का आप समर्थन करते हैं या विरोध? मैं कह रहा हूँ यादव जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो SC/ST का जो आंसर, कहाँ जाएंगे ये? कहाँ जाएंगे ये? क्या मतलब है? यही स्थिति है संदिग्ध, इसीलिए संदिग्ध स्थिति है भाजपा की और आरएसएस की। आरएसएस तो स्पष्ट रूप से आंदोलन आरक्षण के खिलाफ है, भाजपा की भी स्थिति संदिग्ध है। राजनीति करते हैं हम, एक विशेष धर्म के लिए नहीं करते, हम सबके लिए करते। हमारा जो संकल्प है सबका साथ। चलिए बताइए, इस आंदोलन का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देश की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना हमारा उद्देश्य है और वो हम काम कर रहे हैं। ये वही रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं जो व्हाट्सएप पे डॉक्टर आगे राहुल खड़ा यादव, उसी को बोल चलिए रहे हैं। एक सवाल आपके लिए भी है सर। आप ये सवाल अगर बार बार बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं, कर पहले रहे हैं तो ये भाजपा के सवाल प्रवक्ता का, सर, भाजपा के सुनिए ना, प्रवक्ता से आप स्पष्ट सुनिए ना पूछिए। सर, भाजपा वो तो घुमा रहे मैं जवाब दूंगा हैं सर, वो घुमा रहे हैं। मैं आपसे एक बार क्लियर सुनना चाहूंगी कि आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रिजर्वेशन नहीं, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, मैं इसी डिबेट में जवाब दूंगा। बिल्कुल इसी जवाब डिबेट में दीजिए सर, जवाब दूंगा। इंतजार है आपके जवाब का। नहीं, पहले सत्ता भाजपा की है, कांग्रेस की नहीं है। अब देखिए राहुल जी, और आप प्रकार की सर आप भी फंस रहे हैं सरकार की होती है। राहुल जी, आप भी फंस रहे हैं। आप मैडम, जवाब मैं दे करके बिल्कुल उनकी स्पष्ट बोलती कर बंद रहा कर हूं। दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप जवाब क्या दे के बात कर बोलती रहे हैं? बंद कर दीजिए अवधेश जी की। आप अगर उनसे बिल्कुल, सवाल पहले पूछ रहे भाजपा के हैं प्रवक्ता चौड़ में जवाब आकर के, दें। तो फिर जवाब पहले आप दे दीजिए और बोलती बंद कर दीजिए अवधेश जी की। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। भाजपा के प्रवक्ता सत्ताधारी पक्ष जो है इसको स्पष्ट करे, बिल्कुल जवाब दूंगा, इसी डिबेट में जवाब दूंगा। अंग्रेजों की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं ये। राहुल जी, समय बिना व्यर्थ किए हुए सर, हाँ या ना, समर्थन है या नहीं है? आप मुझे बताइए, आपके अंदर भी कोई आरएसएस का चोर छुपा हुआ है क्या मैडम? भाजपा के प्रवक्ता से सवाल नहीं होता क्या? सर मैं तो पूछिए, क्यों सत्ताधारी सर पक्ष उनसे के सवाल नहीं पूछी? सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता अब राहुल जी हैं, सुनिए, इनसे सवाल नहीं ये जो बनता ब्लेम क्या? गेम खेलने की शुरुआत जब मैं कांग्रेस की आपको- टीम में कर मैं देते हैं ना, तो आपको समझ में तैयार आ जाता है सवाल कि दे रहा हूं। कांग्रेस का होमवर्क मैं कितना आपको तैयार कंप्लीटेड सवाल है। दे रहा हूं। ये ब्लेम गेम मेरे साथ मत खेलिएगा सर। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं, मैं आपके दर्शक तय मैं करेंगे आपको कि सर मैं वार्न कर आपका- रही हूँ, मेरे साथ ये ब्लेम गेम खेलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। आप कोई खुदा नहीं है, आप एंकर हैं और आपको सर, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, उन सवालों के सुनिए मेरी उन बात। सवालों के जब आप जवाब अगर उन सवालों आप के सर जवाब किसी और पर सत्ताधारी उंगली पक्ष से उठा रहे लेने हैं, तो पड़ेंगे। फिर सर कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा कर रही है और अगर आपने उनसे सवाल बिल्कुल। पूछा तो वही सवाल अगर आप पे रिपीट हो गया बिल्कुल तो मैं जवाब आपको दूंगा, ये इतनी- बिल्कुल मैं जवाब सर, दूंगा, ये बिल्कुल बात मैं इतनी जवाब दूंगा, नागवारा क्यों इसी गुजरी है डिबेट में सर? दूंगा, ये बात इतनी इसी नागवारा डिबेट क्यों में गुजरी? दूंगा। वही सवाल जो आप इसी दूसरे से डिबेट- पूछ रहे, वही सवाल पलट के आप पे आ गया तो आपको भारी पड़ गया। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, इसी डिबेट में जवाब तो दूंगा। दीजिए ना सर, लेकिन मैडम, इंतजार कर रहे हैं हम। थोड़ा हिम्मत दिखाइए, सत्ता से भी सवाल पूछिए, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। सुनिए चलिए सर, पहले तो आपको कान खोल के चलिए, बैठने की हिम्मत जरूरत है। दिखाइए। अगर आपने मेरा पहला सवाल सुना होगा और दूसरा भी सवाल सुना होगा तो आपको समझ में आ जाता कि मैं किससे कैसे सवाल पूछ रही हूँ। चलिए भाजपा से पूछिए, इस आंदोलन के विरोध में सुनिए, है या आप पक्ष मुझे में? नहीं बताएंगे, पूछिए। आप नहीं बताएंगे मुझे क्या सवाल पूछना है, नहीं बिल्कुल पूछना है बताऊंगा, सर, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताएंगे। आप कोई नहीं बिल्कुल होते अरे मुझे साहब, ये बताने सरकार वाले का कि मैं किससे देखिए, बैठ के क्या सवाल पूछूंगी। बिल्कुल देखिए, सुनिए, मैं आपको तार्किक रूप से बताता हूं। सत्ता जो है, सत्ता जवाबदेह होती है हर चीज की, और विपक्ष जो है सत्ता के द्वारा जो कोई अगर फैसला लिया जाता है, अगर भाजपा के प्रवक्ता इसका सही करेंगे तो मैं उसका समर्थन करूंगा, इसी डिबेट में करूंगा। अगर गलत जवाब देंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। कह तो यही दिया मैं कह रहा हूं आपको, आपसे। आपने सुना नहीं आप क्या? तो बाइट खुद तक अपनी हमने तरफ- सुनवा दिया कि ब्रजेश पाठक ने खुले तौर पर समर्थन कर दिया है, तो बीजेपी का स्टैंड है। आप बोलिए ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल यादव समर्थन करते हैं या नहीं क्या करते? कहा है? नहीं, क्या कहा है ब्रजेश पाठक ने, बताइए। राहुल जी, मैं अब आपसे सिर्फ सीधे सीधे हाँ या ना में सवाल का जवाब मैडम, सुनना मैं भी चाहती हूं। आपसे हाँ या ना पूछ रहा हूं, मैं भी आपसे हाँ या ना पूछ रहा हूं। आप मुझसे बताइए सवाल ब्रजेश पूछने पाठक क्यों ने बैठे क्या सर? कहा? आप मेरे शो में गेस्ट बनकर के आए हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। कोई बात नहीं, आप भी तो एंकर बनकर आइए, आप प्रवक्ता थोड़ी है भाजपा की। बताइए आप, ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, स्पष्ट कर दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता भी अगर सर वही एक काम कहेंगे क्या? कीजिए,
सर ये कांग्रेस जो हर दिन आ करके और इस तरीके के जब मामले गिनाना शुरू कर देती है या सवाल एंकर पर ही उठाना शुरू कर देती ना, मैं आपको कह रही हूँ आप दिलवाइए टिकट सर, आप दिलवाइए टिकट, दिलवाइए टिकट सर। आप यहाँ बैठ के बकवास मत किया कीजिए सर, दोबारा कह रही हूँ आपसे। बकवास आप कर रही है, बकवास आप कर रहे हैं राहुल जी। क्या बात करती है? मैं काफी देर से सुन रही हूँ, ये क्या मतलब हो जाता है अगर आप लोगों से उसी प्रकार का तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो आप सीधे सीधे आपके अंदर भी आरएसएस का चोर छुपा है, आपके अंदर भी आरएसएस का चोर छुपा है, आरक्षण विरोधी मानसिकता है आपकी। सवाल पूछ रहे, सत्ता से सवाल होते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं होते। सवाल पूछती हूँ तो डंके की चोट पे पूछती हूँ, सरकारी स्कूल बंद हो तो वो सवाल भी मैंने उनसे पूछा है, आपको कान खोल के सुनने की जरूरत है सर। मैडम इसलिए मैंने आपसे कहा और आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आरक्षण की बात जब हो रही है तो आरक्षण के मुद्दे पर पहला सवाल मेरा उनसे क्या था? राहुल जी, आरक्षण आपकी पार्टी ने शुरू किया था, बिल्कुल किया था, हम उसका समर्थन करते हैं। आपने बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं, हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी समर्थन करते हैं। और बताइए क्यों किया? मैं आपसे बिल्कुल नहीं किया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हमने समर्थन दिया सर, हमने समर्थन दिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण को। क्या बात करते हैं? हमने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया, हमने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। अरे रुक जाइए, ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया और उसमें भी वो सहूलियतें नहीं मिली जो एससी एसटी ओबीसी को मिली कि इस देश के नहीं, तकलीफ है क्या? हमें बर्बाद क्यों नहीं होगी तकलीफ सर? क्यों नहीं होगी तकलीफ? आप कहते हैं कि इक्वालिटी के आधार पर आप लोगों ने क्या कहा? इक्वालिटी है सर, अरे भाई सरकार है आपकी मैडम, श्वेत पत्र की बात कही जाती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बीजेपी ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी बोलती है। ये तो 8 सालों का अगर श्वेत पत्र मांगा जाता तो श्वेत पत्र पर बात क्यों नहीं करती कोई पार्टी? सर सभी आप लोग सभी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और आप में चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, यहाँ मूर्ख केवल और केवल जनता को बनाया जा रहा है। बिल्कुल हम आरक्षण के पक्ष में हैं जब तक सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होता, स्पष्ट कह रहा हूं। हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी समर्थन किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन भाजपा के यहाँ 3 प्रवक्ता होने के बाद भी ये नहीं बता पाए कि इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उनका क्या होगा राहुल जी कि जो 90-95% वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आपके इस सुरभि जी ने बड़ी आसानी से निकाल दिया, सुरभि जी ने बड़ी आसानी से निकाल दिया भाजपा के प्रवक्ता आप उन बच्चों के बारे में जवाब दीजिए कि जो बच्चे 90 सर आपके अनुसार तो भाजपा प्रवक्ता ऑलरेडी बैठी हुई है ना सर, अब मैं जवाब दे रही हूँ आपको, देश को छोड़ रहे हैं उसके बारे में आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आपके हिसाब से तो यहाँ 3 प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं तो सवाल फिर आप पर उसी प्रकार से आएंगे सर। नहीं बिल्कुल, अरे मैं अतुल यादव करना चाह रहे हैं क्षमता मैं सर समाजवादी पार्टी का जवाब दे रहा हूं मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है आरक्षण को लेकर के, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा बार-बार जब उठता है तो ऐसे में सर एक वो धड़ा भी है जो वाकई में जिन्हें आरक्षण की जरूरत है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी सर कि क्या आप इस बात का खुला समर्थन करते हैं कि वाकई जो पिछड़े हुए लोग हैं उन तक भी आरक्षण पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें यह मांगा जा रहा है कि क्रीमी लेयर को और थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाना चाहिए और अच्छे से लागू होना चाहिए और कोटा विद इन कोटा लागू हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सुधार की गुंजाइशें इसमें थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आपने किससे क्वेश्चन पूछा? अतुल जी आपसे। सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा देश ना जो जाति विविधताओं से बंधा हुआ है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, जाति भेद है। मैंने इस डिबेट के प्रारंभ में भी कहा कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में एक मंदिर में गए तो ये जाति विभेद के तहत उस मंदिर को धुलवाया गया। तो ये क्या जाति विभेद, जब अंदाजा लगा लो इस समय पर जाति विभेद है। जब वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, उस समय जब वो मंदिर में गए थे तो मंदिर को धुलवा दिया गया। क्यों? क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। अंदाजा लगा लो, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहे हो और उनके लोकसभा चुनाव के दौरान एक मंदिर में चले जाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर धुलवा रहे हो, तो इतना बड़ा भेदभाव है। तो उन गरीब गांव गुरबे के जो लोग हैं उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव होता होगा, ये भी तो देश की जनता को देखना चाहिए, प्रदेश की जनता को दिखता है। क्या सुरभि जी आप कैसे टाल सकते हो कि इस चीज को कि भेदभाव जाति भेदभाव नहीं है? जाति भेदभाव है सर। इस बात को टाल कौन रहा है अतुल जी? मैं आपसे भी यही सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, भ्रम ना फैलाइए सर। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है और इस बात को लेकर के कई दफा डिबेट हो चुकी है और इस बात पर मैं बीजेपी से सवाल पूछ चुकी हूँ कई बार। पागल नहीं बैठे यहाँ पर प्रवक्ता जो बैठे हैं, यादवों से भेदभाव होता है क्या? यादव तो अपने आप में ऊंची जाती है, क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप?
आपको शर्म आनी चाहिए। यादव होकर के और आप बोल रहे हो यादव से झूठ। अगर रावत जी अगर यादव अरे क्या बात कर रहे हो यार, मंदिर क्यों क्या बात कर रहे हो आप? ये भी तो प्रश्न क्या बात कर रहे हो? हम भी यूपी के रहने वाले, हमें पता नहीं है यादवों का, जाटों का, गुजरों का भाईचारा। आप छुआछूत की बात करते हो। एक हुक्का चलता है इनका, एक हुक्का चलता है इनका, और आप कह रहे हो चाहिए ये जाति मानसिकता कहाँ से आती है कि मंदिर धुलवा जाएगा तो मंदिर का मतलब यादव अछूत सर, है। इसके अलावा भी क्या देश यादव में अछूत विषय है। है या नहीं है? यादव अछूत अतुल है। यादव जी, क्या बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। क्वेश्चन दोहरा दीजिएगा। सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसके अलावा भी और कोई विषय है या नहीं है, क्योंकि आपने ये बात कही मंदिर में जाने और मंदिर धुलवाने की। मैंने कहा इस बात की कड़ी निंदा की जाती है और निंदा होनी भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को अछूता नहीं रखा जाना चाहिए, उसे मंदिर जाने का पूरा अधिकार है। अगर वो कोई भी व्यक्ति इंसान है तो इंसानियत के आधार पर उसे इजाजत मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो किसी को रोक दे, और ये संविधान में इस बात की इजाजत नहीं देता। उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन सर दूसरा सवाल इस बात को लेकर भी तो है कि जिनको पहले से आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण के बाद भी अगर वो उठ खड़े नहीं हो पाए हैं, तो फिर क्या ये संविधान की गलती है? क्या ये सिस्टम की गलती है? चलिए मैं जवाब दूंगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं और हमारे साथी जो हमारे कांग्रेस पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने भी जवाब दिया। देखिए देश में जो आरक्षण है ये एक संवैधानिक अधिकार के तहत है। मैंने जब डिबेट स्टार्ट की मैंने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण से कोई भी अछूता नहीं है। सामान्य वर्ग कैसे कह सकता कि उसे आरक्षण प्राप्त नहीं है? किसने कहा है? आप बता दीजिए कि सामान्य वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं है जो लंबे समय से अब आरक्षण प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं जो ये जाति अतुल जी, शुरू से ये बात बार बार कही जा रही है कि ना तो किसी भी स्वर्ण की ओर से या समान वर्ग की ओर से ये नहीं कहा गया कि उन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। उनका केवल इतना कहना है कि इसमें कुछ ऐसे मूल बिंदु है जिनमें वाकई ध्यान देने की जरूरत है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। नहीं, मैं बताता हूं, आरक्षण सुधार की बात नहीं हो रही, आरक्षण हटाओ की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाया जाना चाहिए, सुधार की कोई बात नहीं कर रहा। सर आप एक आंदोलनकारी को ऐसा सुनवा दीजिए सर जिसने ये कहा हो कि आरक्षण हटाया जाना चाहिए। सर क्योंकि मेरे नॉलेज में जो है अब तक जितने आंदोलनकारियों की बाइट सबने सुनी है, सबका ये कहना है कि आरक्षण में सुधार होना चाहिए। सर आप लोग भ्रम ना फैलाएं। ये क्या है, पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का और अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण हटाना चाहते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी वाले कभी भी पिछड़े वर्ग ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप लोगों ने 2024 के समय में ये कह दिया था कि ये तो संविधान बदलने निकले हैं, ये लोग आरक्षण हटाना चाहते हैं। इनकी अगर वाकई में 2024 में जीत जाते हैं और मैडम इनके एडमिटेड इनके बयान है संविधान बदलने के, क्या बात कर रहे हैं आप? संविधान इनके संविधान बदलने के बयान है, जाकर सुनिए। इनके शीर्षस्थ नेताओं के बयान है, इनके शीर्षस्थ नेताओं के बयान है। अनंत हेगड़े कौन है अनंत हेगड़े? इनके सिटिंग सांसदों ने बयान दिए हैं कि संविधान बदल देंगे, 400 पार दे दिए। क्या कहेंगे इस पर? मिल जाता तो ये संविधान के साथ साथ आरक्षण भी बदल देते हैं और आरक्षण को समाप्त कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में आरक्षण को समाप्त। सुरभि जी मैं 20 सेकंड लेना चाह रहा हूँ। सुरभि जी मैं 20 सेकंड बोलना चाह रहा हूँ। मैं बता दूं आपको, जिस तरह से ये अतुल यादव अपनी बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का अपमान कर दिया, अखिलेश यादव मंदिर में चले गए तो मंदिर धुलवा दिया। आपको पता है उसकी सच्चाई क्या है? जो कन्नौज का शिव मंदिर है जिसमें अखिलेश यादव जी गए थे पूजा करने, उसमें मुस्लिम कार्यकर्ता उनके साथ गए थे जूते पहनकर, लेकिन इन्हें क्या दिख रहा केवल कि भाई अखिलेश यादव गए तो मंदिर धुलवा दिया। गलत बात। माननीय अखिलेश यादव जी के जाने में मंदिर धुलवाया गया था, मौजूद ये सब चीजें गलत बात है। लोगों में जाति भेदभाव है आज भी, अभी भी लोग ना कि किसी अरे क्या उपाध्याय जी आप ब्राह्मण समाज से आते हो, जाति भेदभाव है इसको स्वीकार करो। समाज में आज भी भेदभाव है, क्या बात करते हो? प्रदेश की जनता को आपने ठगा है ना प्रशासन काल में। ये आप लोग आरक्षण खत्म करने की साजिश जो कर रहे हो ना, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी, देश की जनता जवाब देगी। जो है ये आप जो आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी, ये कामयाब नहीं हो सकती। आप बोलिए आरक्षण खत्म करना चाहते हो। भारतीय जनता अभी लोकसभा चुनाव में आपको करारा जवाब मिला था ना, अभी आपको विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की मनसा आरक्षण समाप्त करने की जो साजिश रच रहे हो ना, ये साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। मंदिर में मुस्लिम कार्यकर्ता किस मस्जिद में हिंदू चला जाएगा? देश में वैसे तो आप कहते हो सभी लोग समान है, तो वैसे मंदिर धुलवाओगे? किसी अगर कोई अन्य जाति का चला भी जाए तो मंदिर धुलवाओगे क्या? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है?
हैं? ये लोग क्या है, जाति विभेद को मानते नहीं, आरक्षण ठीक का है। विरोध करने बैठे हुए हो। अवधेश जी। आप लोगों का चाल चरित्र दिखता है। आप लोग देश में आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश करते हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता निर्मूल करेगी, आप लोगों को सबक सिखाएगी। आप लोग जो पीडीए वर्ग का आरक्षण समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं, कामयाब नहीं सकते। आपका चाल चरित्र चेहरा उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। जब मंडल कमीशन आया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ही समर्थन वापस लिया था केंद्र की सरकार से। भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा आरक्षण के विरोध में रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश में आरक्षण के विरोध में रही है। वो कभी भी पिछड़ी जातियों को नहीं देखना चाहती आरक्षण के स्वरूप में। दलित जातियों जो पिछड़ी दलित जातियों को कभी भी आरक्षण नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी विरोधी पार्टी है। दीजिएगा, लेकिन मैं उनका दलित विरोधी चेहरा एक्सपोज कर रहा हूँ समाज जिला बनाता मायावती सरकार में, ठीक है। वो कब बना था? 28 सितंबर 2011 को टीवी ने उसका नाम रखा था भीमनगर, संबल को रखा भीमनगर। लेकिन जब 2000 सपा की सरकार बनी थी 23 जुलाई 2012 को, अखिलेश यादव ने सबसे पहले संबल का जो भीमनगर नाम था उसको बदलकर फिर से संबल किया। ये है दलित विरोधी मानसिकता समाजवादी पार्टी। इस पर क्या जवाब देंगे अतुल यादव जी? आरक्षण बताओ, आरक्षण करने की हिम्मत है? अगर चैनल, ये सम्मानित चैनल पर न्यूज इंडिया पर बता दीजिए कि आरक्षण समाप्त करने की जो आप साजिश रच रहे हो वो कामयाब नहीं होगी। उपाध्याय जी चिंता मत करो, जनता जवाब देने वाली है। पिछड़े वर्ग को जो आपने हमेशा चला है ना, दलित समाज को जो आपने चला है, और अल्पसंख्यक सर जनता तो पीडीए के फॉर्मूले में भी कंफ्यूज है, जान रही है। और अतुल यादव जी, जनता पीडीए के फॉर्मूले में भी अब कंफ्यूज हो रही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समझे या फिर पंडित वाला फॉर्मूला समझे। पंडितों का हमने क्या कभी विरोध किया? आरक्षण के जो ईडब्ल्यूएस मिल रहा, क्या हमने किसी पंडित सर का विरोध किया? ईडब्ल्यूएस में लेकिन कोचिंग फीस तो सर मुफ्त नहीं है ना सुरभि जी? क्या सर कोचिंग फीस तो मुफ्त नहीं है, कभी भी हॉस्टल की जो सेवाएं जो सुविधाएं मिलती है बाकियों को वो तो ईडब्ल्यूएस में नहीं है। का किसी भी पिछड़ी जाति, दलित जाति, अरे अतुल जी चलिए, आप इतने देर से ईडब्ल्यूएस का राग अलाप रहे, इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ईडब्ल्यूएस में भी तो ये चीजें नहीं है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान के फीस माफ करवाना चाहते तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? इसमें क्या गलत वो मांग रख रहे हैं? क्यों ब्राह्मण समाज में या जो आप लोग कहते हैं कि अपर वर्ग में, क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जो वाकई में गरीब तबके से आता हो, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग संस्थानों का फीस दे पाए, पढ़ पाए? लेकिन ये एससी एसटी के लिए तो है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में नहीं है। सुनिएगा सुरभि जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे सम्मानित साथी जो कांग्रेस से बैठे हैं, उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विषय में साफ तौर पे कहा। जो भेदभाव है ना वो अतुल जी, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। सुरभि जी, आप डिबेट को मेरे से इतर ले जाना चाह रही है, रुक जाइए, मैं जवाब देता हूँ। अतुल जी मैं जवाब देता हूँ। इस पैनल में कितने लोगों ने जातीय दर्द झेला है, मुझे बताइए मुझे, कितने इस पैनल में सामाजिक भेदभाव को झेला है? आपने झेला है? बिल्कुल झेला है, बिल्कुल। अरे साहब, हमारी तो बात क्या है, अखिलेश यादव हमारे समाज के कितने बड़े नेता हैं, उनके जाने से, उनके मंदिर जाने से मंदिर बनवाया गया। क्या बात करते हैं? खैर मैं इससे इतर आता हूँ, मैं मुद्दे पर आता हूँ। आपने झेला है? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, आए दिन झेलते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झेला उत्तराखंड में, अभी झेला, हाल में झेला। आरएसएस से जुड़े लोगों ने किया ये सब। सर वहां उत्तराखंड के लोगों का ये कहना है कि वो राजनीतिक मंच नहीं था जिसे राजनीतिक मंच बनाया गया और इस वजह से उसका शुद्धिकरण करवाया गया। वो वहां के स्थानीय लोकल लोग थे सर, जिनको आप बीजेपी से जोड़ रहे थे। उन्होंने क्लियर कहा है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। मैडम, आरएसएस के पदाधिकारी थे उसमें, उनके नेतृत्व में हुआ है। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। उसमें सर दलित वर्ग के लोग भी थे, जो हवन पूजन करवाया गया था ना, उसमें दलित वर्ग के लोगों को भी बिठाया गया था सर। बिल्कुल, उनको बहकाकर कोई दूसरा विषय बताकर लाया गया था। उनका स्पष्टीकरण आ चुका है, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपके कान में आके बता के गए थे आप अपना। अरे क्या बात कर रहे हैं, उनका पब्लिक डोमेन में बयान है, आप अपना सर वही बयान बाकियों ने भी सुना है, अलग अलग चैनलों पे भी चला है सर। और उसमें बहुत क्लियर कट कहा गया कि वो वहां के स्थानीय लोकल लोग थे जिन्होंने हवन किया है। और हवन जब शुरू हो रहा था
तब भी क्या उन्हें वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन्होंने तो कुछ और आप- कहानी बता नहीं, करके बुलाया गया और वो फिर बैठे क्यों मेरा रह गए? बैठे क्यों रह मेरा गए सवाल सर? भाजपा से होता है, जवाब आप क्यों दे देती है? क्योंकि सर आपने तो मेरे सर क्योंकि आपने मेरे नाम पे तो ठप्पा लगा दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे सिद्ध कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब सर जब आप ठप्पा लगाएंगे तो मैं उसे सिद्ध कर रही हूँ। मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि हाँ मैंने, चलो आपने ठप्पा लगाया, मैंने सिद्ध कर दिया। अब बताइए आगे क्या? क्या सिद्ध कर दिया? आगे कुछ क्या नहीं सर? किया। आपने संदेह आगे पैदा कर क्या? दिया मैडम, आपने संदेह पैदा क्या कर दिया। करूं राहुल जी अब इस बात आपने का? संदेह पैदा कर दिया। क्या भाजपा को राहुल जी जवाब अब ही आप नहीं बताइए देने ना देंगे। आगे क्या करना है मुझे? आप- क्योंकि आप तो मुझे एक वो भाजपा तक- आप मुझे पूरी तरीके से रोड मैप तैयार करके दे रहे हैं ना सर, कि मैं आने वाले समय में क्या करने वाली हूँ, आने वाले समय में या किस पार्टी के साथ जुड़ जाऊंगी। तो फिर सर वो आपके सपने को फ्रेम कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। मैंने ये नहीं कहा आप आने वाले सर समय क्योंकि में किस पार्टी नहीं, से क्योंकि जुड़ जाएंगे। आपकी बातों में वो झलक रहा है ना सर। जब मैंने सवाल जब नहीं, शुरू में बीजेपी से आप तीखा समझ पूछा, रहे हैं, आपने वो नहीं आपके सुना अंदर था, अगर- आपने वो नहीं सुन सुना लीजिए। था। और अवधेश जी मेरे पिछले डिबेट में भी बैठ चुके, जरा पूछिए उनसे कि क्या सरकारी स्कूल बंद होने का मुद्दा हमने नहीं उठाया? क्या मैंने उनसे उस वक्त तीखे सवाल नहीं पूछे? आरक्षण के मुद्दे पर इससे पहले भी उनसे तीखा सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि विकास की बात जब कही गई थी, सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन मैं खुले तौर पर उस दौरान कर रही थी जब बात शिक्षा प्रणाली की थी, मैंने तब भी बीजेपी से तीखे सवाल पूछे। लेकिन कांग्रेस तो अपनी आदत बना चुकी है कि जब भी डिबेट में आती है मैडम, उनके पास जब आप- कोई आप तर्क नहीं जो है, बचता है आप- तो सीधे आप आरोप मढ़ने का अपने- काम आप पूरी तरीके से सर आप एंकर्स पर कर देते हैं। आप और संदेह पैदा कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप बचो। सर आप मैं और कह रही संदेह हूँ पैदा कर सर, रही हैं। मैं मुझे आपको भाजपा कह रही से हूँ सर, सवाल आप पूछने संदेह दो। मत रखिए मन में। मैं आपको कह रही हूँ मुझे सर, आप भाजपा संदेह से मत रखिए सवाल मन पूछने में, दो। क्योंकि आपने मुझे अगर भाजपा वो से मुहर सवाल लगा दी पूछने है दो। तो आप उसी को सही मान करके मैडम, मुझे चलिए। भाजपा वो से आपका सवाल सत्य है, पूछने दो। वो आपका मैडम, सत्य है भाजपा सर। से मुझे सवाल पूछने दो। आप चुप रहेंगी, मुझे वहां तक गेंद तो डालने दीजिए, तभी तो वो बैटिंग करेंगे। बैटिंग तो आप कर रही हैं। ये काम अब रुक आपका जाइए, नहीं मैं है, मुद्दे पर सवाल आता हूं। पूछने का, सवाल पूछने का काम मेरा है। और जितने तीखे क्या सवाल बात हो करती सकते है? थे मैंने क्या उनसे बात भी करती पूछे है? हैं और आगे भी क्या पूछते बात करती रहूंगी। है? आप मुझे नहीं देश के बताएंगे विपक्ष- राहुल जी। देश के पूरी विपक्षी तरीके से पार्टी डिबेट का सबसे समय बड़ा आपने दल है। व्यर्थ किया है। बिल्कुल विपक्षी दल है। बहुत सवाल धन्यवाद आप पूछने सभी का का हमारे सरकार साथ से- जुड़ने के लिए सरकार और इस से- चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अवधेश उपाध्याय जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, एच.एस. रावत वैदिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े और अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जब भी डिस्कशन की शुरुआत होती है तो आप यही देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, लेकिन हर कोई अपनी अपनी सियासी चाल चलने की कोशिशें करता है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, यहाँ तक कि बसपा भी। और अब वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2027 में आने वाले समय में चुनाव है। हालांकि इस पर खुल करके ना तो कोई समर्थन करता हुआ दिखाई देता, ना पूरी तरीके से विरोध करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसके समाधान की ओर कोई ध्यान देना ही नहीं चाह रहा। हर किसी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, और अगर इस देश से आरक्षण खत्म हो गया तो फिर ये राजनीति करेंगे किस मुद्दे पर, ये एक बड़ा विषय हो जाता है। इसी के साथ यहां रुके एक ब्रेक के लिए। उत्तरा